हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के जो जुरिडिक्शन है यानी उसका अधिकार क्षेत्र है, इसको भी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है, हमारी न्यायपालिका कैसे काम करती है, हम इन टॉपिक को भी इस लेक्चर में कवर करेंगे। ये जो लेक्चर है ये न सिर्फ आपको प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल होगा बल्कि आपको मुख्य परीक्षा के लिए भी पूरा का पूरा सपोर्ट करेगा। एक एक पॉइंट जो है वो इसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत की जो न्यायपालिका है, ये कैसे किसके द्वारा एस्टेब्लिश्ड है? तो ये भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित है। भारतीय संविधान, बाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कोई अंग्रेजों द्वारा स्थापित नहीं है, ये भी यहां पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात फिर क्या आती है कि संविधान द्वारा स्थापित है, क्योंकि संविधान में इसके लिए आर्टिकल है, भाग 5 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। ये हमारी न्यायपालिका जो है वो एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, एकीकृत प्रणाली पर आधारित है। एकीकृत प्रणाली कैसे काम करेगी वो भी आप यहाँ पर समझ सकते हो कि देश में सबसे बड़ी अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट है, और उसके नीचे अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट काम करते हैं, और उसके अंडर में आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय। एकीकृत का मतलब यह है कि इसके आदेश नीचे वाली सभी अदालतों के द्वारा मान्य होंगे। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है, या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि निचली अदालत के फैसलों को ऊपर की अदालतों में चुनौती दी जा सकती है, और ये जो अदालत है इसका फैसला नीचे वाली सभी अदालतों के द्वारा मान्य होगा। इसमें कहीं से लेकर कहीं तक भी कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, भारत की न्यायपालिका या भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम यह समझें कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कंसेप्ट थे यानी इसकी स्थापना के पीछे क्या परिकल्पना की गई थी, क्या सोच थी, वो भी आपको समझना है। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के पीछे कंसेप्ट ये था कि हमें आवश्यकता है एक संघीय न्यायालय की। ये जो तरीका है ना पढ़ाने का, यदि आप क्लास में जाते हैं, मुझे ये तरीका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगता है एज कंपेयर टू, चाहे वो स्मार्ट पैनल से पढ़ाओ, चाहे वो आप प्रोजेक्टर से पढ़ाओ, क्योंकि जब तक आप बोर्ड पर लिख करके उस नोटबुक नहीं बनाते हो तब तक मुझे लगता है कि लेक्चर आपको पूरे तरीके से समझ में नहीं आता है। तो मुझे ये ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, बाकी आप अपने हिसाब से जैसा ठीक लगे, क्योंकि ग्राफिक्स हुआ, एनिमेशन हुआ, वो काम करते हैं जियोग्राफी के लेक्चर में जहां हमें चीजें समझनी है उसमें। तो संघीय न्यायालय यानी एक फेडरल कोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये संघीय न्यायालय से, संघ से मतलब क्या होता है कि संघ से मतलब ये होता है कि एक तो हो गया केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ क्या होते हैं, राज्य होते हैं। अब राज्यों और राज्यों के बीच में भी विवाद होते हैं, केंद्र और राज्य के बीच में भी विवाद होते हैं। तो उन विवादों को कैसे दूर करेंगे? तो इसके लिए जरूरत पड़ती है एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, लिखित संविधान की, है ना। लिखित संविधान संघीय जो राष्ट्र हैं उनकी ही पहचान होती है। तो ऐसे मामले, ऐसे मुकदमे जहां पर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच डिस्प्यूट्स हो, या केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में डिस्प्यूट्स हो, तो उनकी सुनवाई कौन करेगा? इसलिए आवश्यकता पड़ी हमें फेडरल कोर्ट की यानी संघीय न्यायालय की। एक पॉइंट। अगली बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के पीछे जो कंसेप्ट था वो ये था कि देखो, हमारे संविधान के भाग 3 में बड़े ही डिटेल में फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रदान किए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए, और ये जो मौलिक अधिकार हैं ये व्यक्ति के जीवन के लिए यानी उसके गरिमापूर्ण जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं। तो इन मौलिक अधिकारों को कोई छीन न ले, मौलिक अधिकारों का संरक्षण मिलता रहे हमेशा। तो इसलिए मौलिक अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था के फलस्वरूप भी किसकी स्थापना की गई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। हम जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे कहां अपील कर सकता है? सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। तो ये भी इसके पीछे एक कंसेप्ट है।
फिर नेक्स्ट अगला कंसेप्ट क्या आता है? अगला कंसेप्ट आता है कि भारत में अपील के लिए, अपील जैसे बोला था ना, जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी नीचे की अदालत में कोई केस चल रहा है और आपको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो आप अपील कर सकते हो उससे ऊपरी कोर्ट में। वहां पर प्रतीत होता है कि इस अदालत ने भी न्याय नहीं दिया है, तो उसके लिए भी आप अपील कर सकते हो। तो अपीलीय सबसे बड़ा कोर्ट यानी अपील करने के लिए एक सबसे बड़ी अदालत होना चाहिए, इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो यहां लिख सकते हैं भारत में अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय। ये कंसेप्ट है, देखो ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो प्रीलिम्स तो निकल ही जाता है, बट मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में आपके पास बताने के लिए बहुत सारे पॉइंट रहते हैं, ऐसे पॉइंट जो दूसरे स्टूडेंट सतही ज्ञान से बता ही नहीं सकते हैं। फिर संविधान में लिखा हुआ है कि संविधान का कस्टोडियन यानी कि संविधान का संरक्षक, तो संविधान के संरक्षक के रूप में भी इसकी आवश्यकता है। अब संविधान का संरक्षक कैसा, ये भी समझते हैं। देखो हमारा जो संविधान था 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था और इसमें टोटल 395 आर्टिकल बनाए गए। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं रखी गई हैं कि आवश्यकता पड़ने पर संविधान में संशोधन किया जाए। तो कहीं पर जनमत संग्रह का प्रावधान है, कहीं पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हुई है यानी संविधान सभा बनी रहती है। हमारे यहाँ संविधान सभा नहीं है, लेकिन संविधान में ही लिखा हुआ है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अब संविधान में संशोधन करने के लिए वही प्रक्रिया अपनाती है जो कानून बनाने के लिए अपनाते हैं ना, 368 आर्टिकल जो है। तो संविधान में जो संशोधन किया जाएगा तो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार संशोधन ना हो जाए, उस पर रोक तो लगाने के लिए कुछ होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर याद करें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में, अभी इसको करंट अफेयर में काफी कुछ बातें चल रही हैं। इंदिरा गांधी जी ने इसमें संशोधन किया और ऐसे बेतुके मनमाने संशोधन किए जो सिर्फ उनके हित में थे, जनता के हित में तो थे भी नहीं। जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर देना, विधानसभाओं का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 साल कर देना, कोरम की अनिवार्यता जो है उसको समाप्त कर देना, है ना। कोई भी संसद कानून बना सकती है, उसको कहीं कोई चुनौती नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा के अधिकारों को समाप्त कर देना। तो ये तो संविधान जो है, संविधान का एक तरीके से पूरा का पूरा हनन है। ऐसी स्थिति में संविधान का संरक्षक किसे बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, केशवानंद भारती वाले वाद में डिसाइड भी किया था कि संसद को अधिकार तो है कि वो फंडामेंटल राइट सहित पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में यानी जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसमें चेंज नहीं कर सकती। तो ऐसा कोई चेंज किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसे क्या कर देगा? निल एंड वॉइड कर देगा, है ना। तो इसलिए संविधान के संरक्षक के रूप में भी एक न्यायपालिका होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के पीछे ये भी एक कंसेप्ट है। अब बात ये आती है कि संविधान इतना विशाल है, संविधान की जो भाषा है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझना, उसका मीनिंग सही अर्थों में समझना, ये कौन करेगा? तो संविधान की व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट करे, यानी संविधान का अंतिम व्याख्याता यानी फाइनल इंटरप्रेटर। किसी भी आर्टिकल में कोई समझने में समस्या आती है या कोई विरोध होता है तो उसका मतलब क्या है, तो ये कुछ कंसेप्ट को लेकर के बनाया गया हमारा सुप्रीम कोर्ट। मुख्य परीक्षा में यदि पूछ लिया जाए कि बताओ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के पीछे क्या परिकल्पनाएं थी, तो ये 4-5 पॉइंट आप याद रखेंगे और उससे स्पष्ट कर देंगे और आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये तो हो गई परिकल्पना। अब थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम जान लेते हैं। भारत की जो न्यायपालिका है, हमारी न्यायपालिका एक तरफ तो हम क्या कहते हैं, एकीकृत ढांचे पर बनी हुई है ना, तो एकीकृत है एक। दूसरी तरफ हम भारत की न्यायपालिका को क्या कह सकते हैं कि ये त्रिस्तरीय संरचना है, 3 टियर। कैसी त्रिस्तरीय संरचना है? तो देखो यहां पर सुप्रीम कोर्ट केंद्र के स्तर पर, हाई कोर्ट राज्य के स्तर पर और जिले के स्तर पर सबऑर्डिनेट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो ये त्रिस्तरीय संरचना है।
एकीकृत क्यों है, इंटीग्रेटेड क्यों है? कि एकीकृत इसलिए है कि निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ आप ऊपर की अदालत में अपील कर सकते हैं, ऊपर की अदालत के फैसले निचली अदालतों के द्वारा स्वीकार्य होंगे, मान्य होंगे, है ना। इसलिए फिर बात ये आती है कि भारत की न्यायपालिका की स्थापना के पीछे आखिर कॉन्सेप्ट क्या था, इसके पीछे विचार क्या था? तो देखो, इसके पीछे वही अंग्रेजी सिस्टम था, 1935 का जो एक्ट था, उससे हमें मिली है इसकी स्थापना की प्रेरणा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 1935 के एक्ट के तहत नहीं बनाया है, ठीक है, ये याद रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कि संविधान में, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को स्पेस जो है कहाँ मिला हुआ है? तो संविधान के भाग 5 में पार्ट 5, और आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं? तो आर्टिकल नंबर 124 से स्टार्ट करेंगे आप, आर्टिकल नंबर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इन्हीं आर्टिकलों में ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, वो कैसे रहेगी वो, ठीक है, ये पॉइंट आप याद करेंगे। नेक्स्ट अगले पार्ट पर चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में यानी जज जो होंगे वो कितने होंगे, या कितने होते हैं, या कितने होते थे। पास्ट भी पूछ सकते हैं, प्रेजेंट भी पूछ सकते हैं ना। तो ओरिजिनली अगर हम बात करें मूल रूप से, तो मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होती थी? 7 + 1 यानी 8। एक ये कौन था? एक ये था जिसे कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। सीजेआई और 7 अन्य जजों को मिलाकर मूल रूप से हमारे सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या होती थी 8, ठीक। अब आ जाते हैं करेंट में, वर्तमान में क्या स्थिति है एट प्रेजेंट। तो एट प्रेजेंट वर्तमान में हमारे यहाँ न्यायाधीशों की संख्या यानी 33 + 1 है, यानी टोटल ये हो जाते हैं 34, 34। एक मुख्य न्यायाधीश रहेगा और 33 अन्य न्यायाधीश रहेंगे। अब प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि इनकी संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसको मिला हुआ है? क्या सुप्रीम कोर्ट खुद बढ़ा सकता है, या इनकी संख्या यदि कम करनी पड़े तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकता है। तो इनके संख्या को बढ़ाने या घटाने का अधिकार ये जो है ये किसको मिला है? ये हमारी संसद को मिला है, पार्लियामेंट ये काम कर सकती है। तो इसके लिए समय समय पर पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पारित किए गए और सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या को बढ़ाया गया, है ना। ये पॉइंट यहाँ हो जाता है, ठीक है। चलो इतने से अब नेक्स्ट आता है कि बताओ सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति जो है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसके लिए क्या प्रोसीजर अपनाते हैं, है ना। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की बात कर रहे हैं हम, यानी यहाँ सीजेआई को छोड़ करके बता रहे हैं, यानी सीजेआई के अलावा अन्य जो जज होंगे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, है ना। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इवन यहाँ और डिटेल में जाना चाहो तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बट अगर इसको डिटेल में जाएं तो इसमें ये लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों से परामर्श ले सकता है, यानी उनसे डिस्कस कर सकता है। और डिस्कस करना ये कोई बाध्यकारी नहीं है कि नहीं उसको एडवाइस लेनी ही पड़ेगी, है ना। परामर्श ले सकता है जैसा वह उचित समझे वो। अब इसके लिए फिर क्या हुआ, जैसे आप लोग जानते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के जजों की, हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति के बारे में एक कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है। तो ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कैसे है, तो वो भी समझ लेंगे। अब यहाँ एक मैटर था जिसे हम बोलते हैं द्वितीय न्यायाधीश
मामला या प्रकरण, ये मैटर आया है 1993। इस मैटर में ये डिसीजन हुआ कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा, वरिष्ठ जज होगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ जज होगा, उसी वरिष्ठ जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया जाए। हुआ क्या है, यहां पर राजनीति हावी रही है। इंदिरा जी के समय इंदिरा जी ने जो वो लगाया था, कुछ 42वां संशोधन किया, आपातकाल लगाया, तो उसको रिव्यू जब किया तो एक जो जज थे, जस्टिस शायद खन्ना थे, वो उन्होंने इसके अगेंस्ट फैसला दिया था, जबकि वो सीनियर थे, तो उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया। उनसे 2 रैंक छोड़ करके जो जूनियर थे उनको चीफ जस्टिस बना दिया था। तो एक तरीके से मनमानी, चूंकि यहाँ हम आगे पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की जो योग्यता है, उस योग्यता में फिट हो जाते हैं, बट सीनियरिटी वाला जो मैटर था वो खत्म। बट 1993 में फिर ये सीनियरिटी वाला जो क्लॉज है, इसे कंपलसरी कर दिया कि वरिष्ठ व्यक्ति को ही जज बनाएंगे, है ना। तो यहाँ हम क्या सीखे कि सुप्रीम सीजेआई की जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, प्रेसिडेंट करता है। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों से, जैसा वो ठीक समझे, उनसे परामर्श ले सकता है, और जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसी को सीजेआई बनाएंगे। ठीक, अब आगे बढ़ो। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान है? तो अन्य जज यानी अदर जज है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं, उनके द्वारा ही अपॉइंट होते हैं। लेकिन इसमें एक मैटर आया है जिसे कहा जाता है तृतीय न्यायाधीश मामला, और ये आता है 1998 में। तृतीय न्यायाधीश मैटर में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति बाध्यकारी हो जाता है, यानी इसमें कॉलेजियम का प्रावधान किया गया है। यानी इसमें क्या होगा, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा और 4 जज और होते हैं। ये लोग जो नाम डिसाइड करेंगे, फाइनल करेंगे, बस उन नामों को भेज दिया जाता है केंद्र सरकार के पास। उन्हीं नामों में से राष्ट्रपति को चुनने होते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉलेजियम की प्रणाली, यानी ये कौन डिसाइड कर रहा है, जजों की नियुक्ति के नाम किसके द्वारा डिसाइड हो रहे हैं, जजों के द्वारा। भारत विश्व का एकमात्र इकलौता देश है जहां पर न्यायाधीश अपनी खुद की नियुक्ति कर रहे हैं, जबकि कहीं पर भी विश्व के किसी भी देश में यह व्यवस्था नहीं होती है। इसको लेकर के डिस्प्यूट्स हैं, विवाद हैं, समय समय पर कई सारी बातें आती रहती हैं। लेकिन यहाँ इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव तो दिखता है, लेकिन पॉजिटिव क्या है कि हमारे देश में अगर हम विधायिका को या कार्यपालिका को ये अधिकार दे देते हैं कि न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति इनके द्वारा हो। अब विधायिका और कार्यपालिका से आशय है कि ये हैं राजनेता, और राजनेता आप देखते हैं कि भारत में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए क्या स्थिति चलती है। अपने चाहते लोगों को वो खुद वरीयता देते हैं, धन का भी प्रयोग होता है। तो यहाँ कुछ जजों ने ये सोचा कि कम से कम हम न्यायपालिका के लोग तो इनके प्रभाव में ना आए, इसलिए उन्होंने ये खुद ही प्रणाली चला रखी है। इसकी बुराइयां भी होती हैं, आलोचना भी होती है, लेकिन भारत जैसे देश को देखते हुए लगता है कि ये प्रणाली मजबूरी भी है। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं, क्योंकि देखने को ये मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इन्हीं के ज्यादा रिलेटिव जज बन जाते हैं। तो ये जो है राष्ट्रपति, ये 98 में फैसला आता है तृतीय न्यायाधीश मामले, जिसमें सीजेआई और 4 जज डिसाइड करते हैं। बस उन्हीं नामों को भेज देते हैं, राष्ट्रपति उनमें से चूज करेगा। हाँ, राष्ट्रपति को यदि उनमें से किसी का सिलेक्शन नहीं करना है तो वापस भेज देगा उस लिस्ट के, वापस भेज दिया। अगर इन्होंने करेक्शन नहीं किया तो फिर मजबूरी हो जाती है उनको चुनना, है ना। तो ध्यान ये रखेंगे कि कॉलेजियम की सिफारिशें आज के समय में राष्ट्रपति के लिए क्या बनाई गई है, बाध्यकारी बनाई गई हैं। अब आते हैं कि योग्यता क्या है
सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो पहली बात आती है कि ऐसा व्यक्ति ही सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा जिसके पास होगी भारत की नागरिकता, यानी वो भारत का नागरिक होना चाहिए। एक दूसरी बात क्या आती है कि भारत का नागरिक होने के साथ साथ ऐसा व्यक्ति जिसने किसी एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष के लिए, फॉर 5 ईयर, क्या काम किया हो, 5 साल तक वो जज के रूप में कार्य कर रहा हो, कर चुका हो, कम से कम किसी एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट, इसका टेन्योर मिला करके 5 साल होना चाहिए। तो वह व्यक्ति एलिजिबल हो जाता है, योग्य हो जाता है कि वह सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। अगर ये योग्यता नहीं है तो फिर दूसरी योग्यता क्या है कि वो उस व्यक्ति के द्वारा किसी एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल, है ना, 10 साल तक क्या की हो, उसने प्रैक्टिस की हो, वकालत की हो, अधिवक्ता रहा हो, मिनिमम 10 ईयर, किस लेवल पर, हाई कोर्ट के लेवल पर। तो वह व्यक्ति एलिजिबल हो जाता है, योग्य हो जाता है क्या करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। ये भी नहीं है तो तीसरा आता है, तीसरे में ये रखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो क्या होना चाहिए, कानून का विशेष जानकार होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति की नजर में डिस्टिंग्विश लॉ एक्सपर्ट, विशेष जानकार है, तो उस व्यक्ति को भी योग्य रख सकते हैं। तो इन आधारों पर कॉलेजियम नाम फाइनल कर देता है और उन्हें भेज दिया जाता है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार उन नामों में से राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति कर देती है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए इनमें से कोई भी एक योग्यता आधार है। अब ये तीसरी वाली जो योग्यता है कि वह कानून का एक न्यायविद होना चाहिए, कानून का जानकार होना चाहिए, ये बड़ा अजीब सा सिस्टम है। इसमें हम किसी को कैसे, कौन से पैरामीटर पे चेक करेंगे कि कौन व्यक्ति कानून का कितना जानकार है। ये तो फिक्स है कि 5 साल का टेन्योर मिनिमम हो हाई कोर्ट में, ये भी फिक्स है कि 10 साल कम से कम वकालत की हो हाई कोर्ट में। मगर यहाँ हो सकता है कि मैं किसी एक व्यक्ति को कानून का जानकार समझूं और दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को कानून का जानकार ना समझे। तो ये पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। इस कारण से भी वो जो मैंने बोला था ना, जस्टिस खन्ना को वरीयता नहीं दी गई, उनसे 2 रैंक जूनियर को भी बना दिया गया था, इस आधार पर वो बना सकते हैं। तो हर चीज के अपने प्लस एंड माइनस होते हैं। अब बात ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या एज का कोई क्राइटेरिया है कि मिनिमम कितनी एज होना चाहिए। इसको लेकर आप प्रीलिम्स में, ऑब्जेक्टिव में फंसते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिमम एज का कोई प्रोविजन नहीं है, ध्यान रखना, कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि इतने साल की न्यूनतम आयु होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं जब सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए या सीजेआई बन गए तो उनको शपथ लेनी होती है। शपथ या ओथ या एफर्मेशन बोलते हैं, एफर्मेशन को हम प्रतिज्ञान कहते हैं। तो इनकी जो शपथ है वो दिलाता कौन है, इसको लेकर के प्रीलिम्स टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इनको शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति, एक बात। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ही शपथ दिलाए। इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अगर नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति, ऐसा मत समझना कि हाँ राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति शपथ दिलाता होगा, नहीं। राष्ट्रपति ने इस कार्य के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया है वह इन्हें शपथ दिलाता है। तो ये शपथ लेते हैं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेंगे, भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखेंगे, अपनी योग्यता और इन सब के आधार पर। तो एक तरीके से ये शपथ लेते हैं भारतीय संविधान के संरक्षक की, कस्टोडियन की भी शपथ लेते हैं। शपथ का फॉर्मेट नहीं पूछा जाएगा आपसे, इसलिए उसमें उलझने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। शपथ हो गया। अब चलते हैं कि इनको जो सैलरी और जो अलाउंसेस मिलते हैं वो, उसका क्या प्रोविजन है। वेतन और भत्ते। वेतन तो सभी लोग समझते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट रहते हैं जिनको ये भत्ते, अलाउंस नहीं समझ में आता।
तो जब ये छोटी छोटी बातें आती हैं तो पूछ लेना चाहिए कि भत्ते, वेतन, सैलरी मंथली मिलेगी। भत्ते मतलब किसी कार्य विशेष के लिए, जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति को अपने कार्य के लिए ट्रेवल करना पड़ा, यात्रा करके कहीं जाना पड़ा और यात्रा में उसका पैसा खर्च हुआ। अब चूंकि वो गया सरकारी काम से था तो वो अपनी जेब से तो नहीं भरेगा, तो फिर उसे यहाँ पर क्या मिलता है, यात्रा का व्यय मिलेगा, जिसे बोलते हैं टीए यानी ट्रेवलिंग अलाउंस यानी यात्रा भत्ता, है ना। ऐसे ही महंगाई भत्ता होता है, डीए, डियर अलाउंस, है ना। तो उनके वेतन और भत्ते जो है, जो ये एक बार नियुक्त होने के बाद इनमें किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं हो सकती है। यानी आप पढ़ते हैं ना कि हानिकारक ढंग से, यानी इन पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, दिए जाते हैं, भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। इनमें सिर्फ कटौती तब हो सकती है जब लगा हो आपातकाल, और आपातकाल भी कौन सा वाला लगा हो, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो, तभी इनके वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है, अन्यथा कभी कम नहीं कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना। इनकी नियुक्ति के बाद उनके वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं किया जा सकता। चलो ये हो गया। अब आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, टेन्योर, कब तक ये अपने पद पर रहते हैं, कोई बताना चाहेगा। तो भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर के जो प्रावधान किए गए हैं, तो इसमें लिखा है कि यदि वह 65 ईयर 65 वर्ष की उम्र तक पहुंच जाता है तो वह उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, चाहे सीजेआई हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का अन्य जज हो, है ना। ठीक। और क्या हो सकता है रिटायरमेंट के संबंध में, और ये हो सकता है कि वो अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं, इस्तीफा। रेजिग्नेशन किसको सौंपेंगे, किसको एड्रेस करेंगे, तो ये भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज भी राष्ट्रपति को लिखेंगे या सीजेआई को लिखेंगे, तो वो भी राष्ट्रपति के नाम से ही अपना संबोधन करके अपना पद छोड़ सकते हैं। और तीसरा क्लॉज है कि एक तो 65 साल की उम्र हुई नहीं, रिजाइन उन्होंने किया नहीं, और आवश्यकता पड़ गई कि उस जज को उसके पद से हटाना है, तो बिल्कुल हटा सकते हैं। और हटाएगा कौन, तो याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में यदि आए कि कौन हटाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, लेकिन संसद के सिफारिश पर, ऐसे ही नहीं हटा सकते हैं। वो हटाने की प्रोसेस क्या है वो भी मैं अभी आपको स्पष्ट करता हूं, है ना। रिमूवल बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हम पढ़ते हैं ना महाभियोग, तो महाभियोग नहीं होता है वो महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, और उसका भी आधार है कि कैसे हटाएगी, यानी संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को या न्यायाधीशों को हटाना। यही प्रोसेस ना हाई कोर्ट के जजों के लिए भी लागू होती है। तो पहली बात आती है कि आप इनको हटा रहे हैं, तो हटाने का आपके पास आधार क्या है, क्यों हटा रहे हो, बेस क्या है। तो संविधान में इनके हटाने का आधार है, दो बातें लिखी हैं इसमें। पहला, इनकैपेसिटी, अक्षमता जिसे कहते हैं कि कार्य करने में वो अक्षम हो गए हैं, इनकैपेसिटी, इस आधार पर हटा सकते हैं। दूसरा क्या है, तो दूसरा आता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, है ना। प्रूव्ड का मतलब होता है साबित, और मिसबिहेवियर का मतलब होता है कदाचार, साबित कदाचार के आधार, इन दो में से किसी भी एक आधार पर हटा सकते हैं। आचरण और कदाचरण, आचरण का अपोजिट होता है कदाचरण, यानी जो डिसीजन देना चाहिए था वैसा नहीं दे रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, सबूतों पर, भारतीय कानूनों से हटकर के काम कर रहे हो, है ना। तो ये अब यहाँ नोट लगा लेना, आप ध्यान रखना कि इनको हटाने के लिए जो प्रोसीजर है ये कौन से एक्ट के द्वारा रेगुलेट होती है।
है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने संबंधी जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 से रेगुलेट होती है। जस्टिस इन्वेस्टिगेशन एक्ट 1968 के तहत ये रेगुलेट होती है, उसी में ये प्रोसेस किया गया। अब क्या इसमें प्रोसेस है तो देखो समझ लो। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जा रहे हैं तो इसके लिए संसद में कुछ कार्यवाही संसद करेगी। तो इसके लिए जरूरी क्या होता है कि अगर लोकसभा हटाना चाह रही है तो लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य अपने सिग्नेचर से अपने अध्यक्ष को उस जज को हटाने संबंधी नोटिस देंगे। और यदि यह काम राज्यसभा करना चाहती है तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य अपने सभापति को उस जज को हटाने के लिए नोटिस इशू करेंगे। ठीक। अब एक बात यहां ध्यान रखना कि अध्यक्ष या सभापति जिन्हें नोटिस मिला है कि हम फलाने जज को, इस सुप्रीम कोर्ट के इस जज को हटाने के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं, यह नोटिस स्वीकार करना या इसे रिजेक्ट कर देना ये इनका ही अधिकार है। ये चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे तो ये रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नोटिस दिया है 100 सदस्यों ने तो एक्सेप्ट करना इनकी मजबूरी है, बॉन्डेड है, बिल्कुल भी नहीं। हम फिलहाल बात करते हैं कि अगर उनको नोटिस दे दिया, नोटिस एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्शन के बाद अगला स्टेप क्या होता है, यानी कि नोटिस स्वीकार कर लिया तो एक 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। ये समिति क्या करेगी, ये जांच करेगी कि आपने जो आरोप लगाए थे उस जज पर वो आरोप सही है या गलत। तो ये 3 सदस्यीय जो समिति है वो जांच करेगी। अब ये 3 सदस्य कौन कौन होते हैं वो भी यहां पर देख लो। पहला, अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने के लिए है तो सीजेआई होगा समिति का मेंबर 1। दूसरा कौन होगा, तो दूसरा होगा कि किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दूसरा मेंबर होगा। ठीक है। और तीसरा मेंबर कौन होगा, तो तीसरा मेंबर होगा कानून का कोई विशेष जानकार प्रसिद्ध न्यायविद। ये 3 सदस्य हो गए। यदि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाते हैं तो एक मेंबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, लेकिन अगर चीफ जस्टिस को ही हटाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का अन्य जज होगा, सीजेआई उसका मेंबर नहीं होगा। ओके, ये याद रखना। समिति अपनी जांच करेगी, जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। उसमें यदि उसने दोषी बताया है तब अब क्या होगा, अब संसद में प्रस्ताव, यानी दोनों सदन अलग अलग क्या करेंगे, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास कर देंगे। विशेष बहुमत यानी 2/3 रहता है प्रेजेंट एंड वोटिंग का, दोनों सदनों से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति उस जज को हटाने का आदेश दे देगा। ये प्रक्रिया जो है ये महाभियोग जैसी है, महाभियोग नहीं है, है ना, इसलिए इसे रिमूवल कहते हैं। तो अभी तक किसी भी जज को इस तरीके से हटाया नहीं गया है। हाँ, प्रस्ताव जरूर आए हैं। अभी कुछ समय पहले ही सीजेआई दीपक मिश्र थे, दीपक मिश्र से कांग्रेस नाखुश थी तो उनको हटाना चाह रही थी, तो उन्होंने अपनी संसद में नोटिस दिया। लोकसभा में नोटिस दे नहीं सकते थे क्योंकि इनके पास 100 सीटें नहीं थी, लोकसभा में तो ये आज भी नहीं दे सकते। राज्यसभा में इन्होंने नोटिस दिया, लेकिन राज्यसभा के जो सभापति थे वेंकैया नायडू जी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, नोटिस लिया ही नहीं।
अब जब नोटिस रिजेक्ट कर दिया है तो अब आपके पास क्या उपाय है? आपके पास उपाय है आप सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाओ। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है? दीपक मिश्र। तो इनकी शरण में किस मुंह से जाते? ये कहते कि हम आपको हटाना चाह रहे हैं और राज्यसभा के सभापति प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो वो नहीं हुआ। मैं समझता हूं इतना आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट में अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो क्या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है? यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो, जैसे भारत का राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट एज आ एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है, तो ऐसे ही क्या यहाँ पर एक्टिंग चीफ जस्टिस का कोई प्रोविजन है? और है तो कौन करता है चीफ जस्टिस की नियुक्ति? कौन व्यक्ति बन सकता है? दो बातें आ जाती है ना, एक तो ये आ जाएगा कि कौन कर सकता है नियुक्ति उसकी, और दूसरा है कौन व्यक्ति एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में काम कर सकता है। समझो, ये कंडीशन कब हो सकती है सीजेआई के बनाने की? ये तब हो सकती है जब सीजेआई का जो पद है, चीफ जस्टिस का पद है, खाली पड़ा है, रिक्त है, अचानक से मान लो सीजेआई का निधन हो गया, सीजेआई ने रिजाइन कर दिया हो, या काम करने में असमर्थ हो, अस्थायी रूप से बीमार हो या बाहर गया हो, है ना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा हो, कोई भी रीजन हो सकता है, तब आपको जरूरत पड़ेगी ना कि चीफ जस्टिस होना चाहिए, चीफ जस्टिस का काम तो करे कोई। तो ऐसी स्थिति में नियुक्ति की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, ठीक है, और किसे करेगा? सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को, किसी न्यायाधीश को वह एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट कर सकता है। याद रखना, क्या कोई मुझे बता सकता है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस के संबंध में भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो यह प्रावधान करता हो? कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, फिर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, एक्टिंग चीफ जस्टिस हो गए, फिर एक अगला वर्ड आता है जिसे बोलते हैं एडहॉक, ADHOC, एडहॉक जज। एडहॉक का मतलब होता है, हिंदी इसकी बड़ी अच्छी है, तदर्थ कहते हैं, समझ में कुछ लोगों को नहीं आता है तदर्थ शब्द। जज तो मालूम है न्यायाधीश, तदर्थ का मतलब होता है अस्थायी, अस्थायी रूप से, मतलब स्थायी रूप से नहीं। अब सुप्रीम, जैसे पार्लियामेंट में क्या होता है कि पार्लियामेंट की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है कोरम। कोरम जिसे क्या कहा जाता है? कोरम का मतलब है मिनिमम प्रेजेंस ऑफ मेंबर, यानी 10% कुल मेंबर की उपस्थिति आवश्यक है, तभी वो कार्यवाही आप चला सकते हो, अन्यथा तब तक कोई कार्यवाही नहीं चला सकते। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही चलाने के लिए आज 34 जजों की व्यवस्था है, तो एक मिनिमम नंबर होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो ऐसी स्थिति में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है ना। अब बात यह आती है कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा कौन? तो ये करेगा सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे कार्यवाहक जज बना रहा था राष्ट्रपति, लेकिन यहां तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है सीजेआई, ठीक है। किसे करेगा? तो देखो, उसी व्यक्ति को तदर्थ न्यायाधीश बनाया जाएगा। तदर्थ एडहॉक जज वो कहां बन रहा है? जो सुप्रीम कोर्ट में, यानी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, यानी 5 साल तक हाई कोर्ट के जज के रूप में काम कर चुका हो, 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में वकालत की हो, तभी उसके तदर्थ के रूप में। तो तदर्थ है, यानी ये परमानेंट नहीं है, अस्थायी है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो सकता है ना। अब मान के चलो तदर्थ सीजेआई एमपी हाई कोर्ट के किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करता है, तो इसके लिए सीजेआई के जरिए जरूरी हो जाता है कि एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से वो
परामर्श ले, है ना, एडवाइस ले कि हम आपके यहाँ के इस जज को अपने यहाँ तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करना चाहते हैं, और करेगा तो नियुक्त यही, बट इसके लिए उसे राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति भी लेनी पड़ेगी, विद प्रायोर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। थोड़ा सा सब चीजों को मिला करके मैं बता देता हूं कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से करता है, संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है। वही व्यक्ति एडहॉक जज बन सकता है जिस व्यक्ति में सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता हो। क्यों करता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही चलाने के लिए एक मिनिमम नंबर होना जरूरी है, बिना मिनिमम नंबर के वो कार्यवाही नहीं चलेगी। तो ये हुआ एडहॉक जज संबंधी प्रोविजन। नेक्स्ट, अब आते हैं हम सेवानिवृत्त न्यायाधीश के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रावधान है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश, रिटायर्ड जज के बारे में। तो सीजेआई, सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या करेगा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे किसी व्यक्ति को जो सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से रिटायर हो चुका है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुआ है, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट का वो जज था, वहां उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट से रिटायर हो चुका है, तो वह व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, तो उसे अस्थायी अवधि के लिए सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज अपॉइंट कर सकता है ना। और ऐसा होगा कब? ऐसा तभी होगा जब सीजेआई राष्ट्रपति से अनुमति ले लेगा, पूर्व अनुमति विद प्रायर परमिशन, और जिस व्यक्ति को जज बनाने जा रहे हैं उसकी भी सहमति लेना जरूरी है। बनाने जा रहे हैं और उस व्यक्ति ने मना कर दिया तो, है ना, तो ये सेवानिवृत्त जज जो है वो भी बन सकता है, रिटायर्ड जज। नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या आता है समझने के लिए, जिससे प्रश्न बचेंगे, बन सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो कार्य प्रणाली है, सुप्रीम कोर्ट की कार्य प्रणाली यानी इसे रेगुलेट करना, इसका विनियमन करना, ये कौन करता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए नियम बना सकता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूर लेनी होती है ना, जो करता है। ठीक है, अब देखो यहां जब कभी आप सुनते हैं ना संविधान पीठ ने निर्णय दिया, तो संविधान पीठ क्या होती है? तो सुप्रीम कोर्ट में वहां जज सुनवाई से, एक जज सुनवाई करे तो उसे सिंगल बेंच बोलते हैं, दो जज सुनवाई करें उसे डबल बेंच बोलते हैं ना, है ना, ऐसे करके ये चीजें चलती है। तो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट करते हैं। अब आ जाते हैं इसके प्रमुख टॉपिक पर, जहां हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के अधिकार और शक्तियां। तो सुप्रीम कोर्ट के पहले हम लेते हैं मूल अधिकार, जिसे कहा जाएगा ओरिजिनल जुरिडिक्शन या मूल क्षेत्राधिकार भी लिख सकते हैं। यानी वो प्रकरण जिनकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगी, किसी अन्य जगह नहीं होगी, उन्हें कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो यहां दो तीन कंडीशन है। एक कंडीशन है कि एक तरफ केंद्र सरकार है, दूसरी तरफ कोई राज्य, उसके साथ विवाद चलता है तो, या केंद्र सरकार है, दूसरी तरफ एक राज्य या राज्यों का समूह हो सकता है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये मामला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, कोई भी हाई कोर्ट इसको सुनने के लिए ऑथोराइज्ड नहीं है। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक तरफ केंद्र सरकार और उसके साथ कोई एक राज्य एक ही पार्टी के रूप में है, एक राज्य या एक से अधिक राज्य हो सकते हैं, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के रूप में कोई एक राज्य हो सकता है या राज्यों का समूह भी हो सकता है, यानी एक से अधिक राज्य भी हो सकते हैं। दो पार्टियों के बीच में विवाद चल रहा है, दो से अधिक पार्टियां भी आपस में डिस्प्यूट कर सकती हैं,
है ना। तो केंद्र या एक राज्य या राज्यों का समूह, दूसरी तरफ एक राज्य या अधिक राज्यों का समूह हो, ऐसे विवाद हैं तो उन विवादों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। तो ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। तीसरी कंडीशन बनती है कि राज्यों के बीच में विवाद हो, स्टेट और दूसरा राज्य, या एक तरफ कुछ स्टेट का समूह हो, दूसरी तरफ एक अकेला राज्य या राज्यों का समूह हो, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा, है ना। तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। ठीक, एक बात ये हो जाती है। नेक्स्ट अगला आता है जिसे हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिट ज्यूरिडिक्शन। रिट शब्द तो सुना होगा ना आपने, WRIT, रिट, हिंदी में इसे रिट ऐसे लिखते हैं, रिट संबंधी अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार अगर हम पढ़ते हैं ना संविधान में, तो मौलिक अधिकार में आर्टिकल नंबर 32 ये क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का वायलेशन हो, कमी हो, समाप्त हो, तो वह सीधे कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है ना। तो ये रिट वाले ज्यूरिडिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, यहाँ पर 5 प्रकार की रिट जारी कर देता है। एक आपने पढ़ा होगा परमादेश होती है, मैंडेमस जिसे बोलते हैं। एक होता है अधिकार प्रक्षा, यो वारंटो, है ना। ऐसे ही होता है हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तीसरा क्या होता है, उत्प्रेषण, चौथा, है ना। और एक 5वां भी रहता है ना, प्रतिषेध। अब ये रिट वाली चीजें यहां समझ लो, इसको हम ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं कहते हैं, मूल अधिकार नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते कि देखो सुप्रीम कोर्ट जब मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, लेकिन हाई कोर्ट भी इस काम के लिए ऑथोराइज्ड हैं, वो भी ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। तो यहाँ ये कहना कि रिट ज्यूरिडिक्शन इज एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो नहीं होगा, यानी ये एक्सक्लूसिव सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं है ना, ये तो हाई कोर्ट का भी अधिकार है। अब चलते हैं अपीलीय अधिकार, अपीलेट राइट, अपीलीय अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय अधिकार। अपील का मतलब है निचली अदालतों से होकर या हाई कोर्ट के खिलाफ आप अपील कर रहे हो, है ना। तो देखो यहाँ अपील करने के लिए अलग अलग तरीके से इनको हम बांट सकते हैं। एक कंडीशन होती है कि अपील की जा सकती है संवैधानिक मामलों पर, यानी कि किसी हाई कोर्ट में कोई प्रकरण चल रहा था, हाई कोर्ट ने यह प्रमाणित कर दिया है, सर्टिफिकेट दे दिया है। क्या प्रमाणित कर दिया है, उसने प्रमाणित किया है कि इस प्रकरण में संविधान की व्याख्या की आवश्यकता है, यानी संविधान की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न जो है छिपा हुआ है। अब प्रमाणित कर देता है, सर्टिफिकेट दे देता है। हाई कोर्ट में प्रकरण था, तो अब वह मामला कहाँ जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो ये अपील हो गई, डायरेक्ट तो नहीं गया था सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से होते हुए आया। कंडीशन कैसी थी कि इसमें मैटर संवैधानिक है और कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। तो एक तो ये हो गया अपील वाला। दूसरी अपील होती है सिविल मामलों में। सिविल मामलों में क्या हुआ था कि हाई कोर्ट में कोई प्रकरण चल रहा है और हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया, यानी यह प्रमाणित कर दिया कि यहाँ पर कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कानून की व्याख्या आवश्यक है, इसलिए इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो ये संवैधानिक नहीं था, लेकिन इसमें भी चूंकि जनरल क्वेश्चन है, जनरल इंपोर्टेंस का है, सामान्य महत्व का है, कानून से जुड़ा हुआ प्रश्न है और उसकी भी व्याख्या किसको करनी है, सुप्रीम कोर्ट को करनी है। तो हाई कोर्ट के बाद कहाँ पहुंचे हम, सुप्रीम कोर्ट।
मैटर क्या था, सिविल था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। सर्टिफिकेट यहाँ हाई कोर्ट ने दिया है, पुराने केस में भी सर्टिफिकेट मिला था, यहाँ पर ही मिला था। ठीक है। तीसरी स्थिति क्या बनती है, जैसे सिविल मामला है तो वैसे ही फौजदारी, या जिसे हम क्रिमिनल बोलते हैं ना, क्रिमिनल, तो फौजदारी की स्थिति में भी अपील की जा सकती है। तो फौजदारी की स्थिति में अपील कैसे की जा सकती है कि हाई कोर्ट ने क्या किया है कि हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट में यानी नीचे की अदालत में कोई केस चल रहा था, वहां व्यक्ति निर्दोष था, यानी अदालत ने उसे बरी कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे सजा सुना दी, फांसी की सजा सुना दी, या उम्र कैद सुना दी, या 10 साल से अधिक का कारावास सुना दिया, तो फिर ऐसी स्थिति में वो अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट। एक या ऐसा हो सकता है कि हाई लोअर कोर्ट में मामला चल रहा था, फैसला आने के पहले ही हाई कोर्ट ने अपने पास बुला लिया और उस व्यक्ति को फांसी की सजा या उम्र कैद सुना दी, तो भी वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा, है ना। और तीसरी कंडीशन, क्रिमिनल केस में हाई कोर्ट खुद प्रमाणित कर दे, सर्टिफिकेट दे दे कि इसमें आपको अपील करना चाहिए, है ना। तो ऐसे क्रिमिनल केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के अगेंस्ट। ठीक। अब क्या होता है कि ये 3 मामले तो हमें दिखाई देते हैं जहां पर सर्टिफिकेट मिला था या प्रक्रिया में कुछ विशेष थी कि निर्दोष को आपने फांसी की सजा सुना दी। एक और अपील होती है जिसे कहा जाता है विशेष अनुमति द्वारा अपील। विशेष अनुमति यानी कि इसे कहा जाता है अपील बाई स्पेशल लीव। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखना, समझना, है ना, भूलना मत इसको। ये स्पेशल लीव का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि भारत के किसी भी न्यायालय ने, जब ये शब्द बोलता है ना किसी भी न्यायालय, तो इसमें सारे न्यायालय, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे लोअर कोर्ट हो, और इतना ही नहीं, वो ये कहता है किसी भी न्यायाधिकरण, जिसे ट्रिब्यूनल कहा जाता है, न्यायालय या ट्रिब्यूनल ने, और किसी भी जज ने कोई भी फैसला सुनाया हो, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हम उसकी सुनवाई करेंगे, तो वह वो अपने विवेक के आधार पर उस प्रकरण को अपने पास बुला सकता है, चाहे वो संवैधानिक मामला हो, यानी यहां बिना प्रमाण पत्र के, चाहे वो सिविल मैटर हो, चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो, चाहे वो ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, कुछ लोग ये ट्रिब्यूनल नहीं समझते हैं। ट्रिब्यूनल मतलब विशेष प्रकार के प्रकरणों की सुनवाई के लिए इनको बनाया जाता है, जैसे एनजीटी हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण संबंधी केसेस चलते हैं, तो इसके अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल होता है ना, तो उनके अगेंस्ट भी वो अपने पास बुला सकता है, ये उसका अपना विवेकाधिकार है। हाँ, मिलिट्री कोर्ट के मामले वो नहीं सुन सकता है। ये हो गए सुप्रीम कोर्ट के। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों में हमने जो समझा, एक मूल अधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हम देख कर आए। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो लिखना और आप अपनी नोटबुक में नोट करते हैं, यही सबसे अच्छा तरीका होता है, यही इफेक्टिव तरीका होता है ना। एक ये था मूल अधिकार, बे केसेस जिनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगी, 3 कंडीशन बताई थी। दूसरा फिर रिट संबंधी अधिकार बताया था, फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ, आर्टिकल 32 के तहत। फिर अपीली अधिकार आपको 4 प्रकार के बताए थे ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर अपील जब हाई कोर्ट सर्टिफिकेट कर दे, सिविल मैटर पर अपील जब हाई कोर्ट प्रमाणित कर दे, और क्रिमिनल मैटर पर अपील इन 3 कंडीशनों के तहत। और चौथा था उसमें अपील बाई स्पेशल लीव, सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक के अनुसार भी किसी भी अदालत से अपने यहाँ प्रकरण मंगा सकता है। ठीक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक अधिकार है, वो भी यहां देखना आवश्यक हो जाता है, वो है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, सलाहकारी अधिकार। आर्टिकल नंबर 143 है हमारे संविधान का। इस आर्टिकल नंबर 143 में लिखा है कि भारत का जो राष्ट्रपति है, तो भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है ना, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। वो एडवाइस ऐसे मैटर पर लेता है जो कि पब्लिक
इंटरेस्ट का हो, पब्लिक इम्पोर्टेंस का हो, सार्वजनिक महत्व के विषय पर। अब थोड़ा सा डिटेल चलते हैं। इतना तो हम सब पढ़ ही लेते हैं कि हाँ आप 143 में सुप्रीम कोर्ट से वो परामर्श ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने या ना देने दोनों के लिए स्वतंत्र होता है। बट देखो एक बात समझनी है आपको कि सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ली गई है, सुप्रीम कोर्ट उसे रिजेक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि सलाह दे सकता है और सलाह नहीं भी दे सकता है। कंडीशन है, अगर मामला ऐसा है यानी कि जब संविधान नहीं बना था हमारा, या देश की आजादी के पहले कोई संधि समझौता है, उससे जुड़ा है कोई विषय, और उस विषय पर यदि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्यकारी है, उसे सलाह देनी ही पड़ेगी। संविधान लागू होने के बाद का है, ऐसी कोई संधि समझौते से जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर वह वहां सलाह देने से मना कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है ना। तो एक तरफ बाध्यकारी भी दिखाई देता है, एक तरफ उसका अपने विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास चाहे ये बाध्यकारी मामले में सलाह मिली हो या यहाँ मिली हो, दोनों ही कंडीशन में वह उसको मानने ना मानने इन दोनों के लिए स्वतंत्र है। तो ये है राष्ट्रपति के सलाहकारी, मतलब सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन जिसे आप कह सकते हो। ओके, याद रखेंगे ये। नेक्स्ट और क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट को हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी अभिलेख न्यायालय। ये भी लिखना आवश्यक है, समझना भी आवश्यक है। अभिलेख न्यायालय क्या होता है? देखिए, अभिलेख न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी कार्यवाही है, जो भी प्रकरण है, उन सब का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। कोई भी उसने आदेश दिया है, और रिकॉर्ड सुरक्षित ऐसा नहीं 5 साल 2 साल, हमेशा कितने ही पुराने केसेस हों उसको सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक, एक रिकॉर्ड कोर्ट होने से। दूसरा कि उस ऑर्डर का, यानी सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चला था, वैसा ही कोई प्रकरण हाई कोर्ट में आता है, या हाई कोर्ट में उस कोर्ट के आदेश को एज अ रेफरेंस पेश करते हैं, तो उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, उसको माना जाएगा। आखिर फैसले कैसे दिए जाते? हाई कोर्ट में चल रही थी दलील और वहां पर उसी नेचर उसी प्रकृति का प्रकरण आया, तो सुप्रीम कोर्ट से उस प्रकरण का लेकर के प्रस्तुत कर दिया कि माननीय इस प्रकरण में जज ने, इस सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था, तो हाई कोर्ट को मानना पड़ता है उसी के आधार पर वो, यानी ये एक प्रकार से एज अ रेफरेंस काम करता है। ठीक है, रिकॉर्ड कोर्ट के अंतर्गत ही यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी निकलता है, यानी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना का दंड दे सकता है। और ये अपनी अवमानना दंड जो है ना, इसके अलग अलग एस्पेक्ट हैं, कोई इसके फेवर में है, कोई इसकी बुराई भी करता है, वो सारी बातें इसमें आ जाती। ठीक है, और चलिए, सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा का भी अधिकार है ना। ये भी लिख सकते हैं, न्यायिक समीक्षा का अधिकार, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है, इन्होंने कोई आदेश दिए हैं, चाहे वो विधायी आदेश हो, ठीक, या एग्जीक्यूटिव कार्यकारी आदेश हो, तो उन दोनों आदेशों की जांच कर सकता है संवैधानिकता की दृष्टि से। ठीक है, कि वास्तव में संविधान ऐसा करने की परमिशन देता भी है कि नहीं देता है। अगर वह संविधान का वायलेशन करते हैं तो उन्हें वो समाप्त घोषित कर देगा, जीरो घोषित कर देगा, या जितनी उसमें कमी है उस सीमा तक उसे कैंसिल कर देगा, है ना। तो ये न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार, उसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं।
ये हुई है, प्लस ये अपने ही दिए हुए जो उसके आदेश हैं, फैसले हैं, उनकी भी समीक्षा कर सकता है, यानी रिव्यू ज्यूरिडिक्शन, समीक्षा का अधिकार। तो अपने स्वयं के किसी भी आदेश का, किसी भी फैसले की समीक्षा कर सकता है और उसे पलट भी सकता है। ठीक है, ज्यादातर हम ये देखते हैं हमारी जो न्यायपालिका है कि देखो, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई प्रकरण चला, वहां पर फैसला कुछ आया, हाई कोर्ट में गए, वहां पर फैसला उसके अगेंस्ट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहां कुछ और हो जाता है। केजरीवाल का उदाहरण ले लो, एक कोर्ट उन्हें जेल भेजती है, दूसरी कोर्ट उन्हें बेल देती है, तीसरी कोर्ट फिर उन्हें स्टे दे देती है। तो इससे बड़ा कंफ्यूजन स्थिति होती है कि भाई ये आप कर क्या रहे हो। इसका मतलब निचली अदालतें फैसला गलत दे रही थी, या जिस अदालत ने पलट दिया फैसला उसने दूसरी अदालत के फैसले को नकार दिया। तो यहाँ थोड़ा ये कानूनी दावपेच बड़े अजीब तरीके के होते हैं। होता क्या है ना कि हो सकता है कहीं एक अदालत में कोई प्रकरण चल रहा था, उस समय आपने वो एविडेंस या वो जो सबूत थे वो उतने अच्छे तरीके से उपलब्ध नहीं कराए, या कराए तो हो सकता है जज महोदय ने उनको एडमिट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। तो ये चीजें वो चलती रहती हैं। तो ये सब अधिकार समझ में आते हैं आपको। इसके अलावा संविधान की अंतिम रूप से व्याख्या करने का अधिकार जो है वो भी किसे मिला हुआ है? सुप्रीम कोर्ट को मिला है। तो मेजर जो पावर और ज्यूरिडिक्शन थे वो हम देख चुके। इसके अलावा फिर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामले हों या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामले हों, तो उनमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य कोर्ट इसकी सुनवाई नहीं कर सकता है। वैसे ही यूपीएससी के चेयरपर्सन हो गए या जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन या सदस्य हो गए, यदि उनके राष्ट्रपति ने उनके आचरण और व्यवहार की जांच की बात की है, तो आचरण और व्यवहार की जांच भी किसी हाई कोर्ट में नहीं होगी यूपीएससी, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ही होगा, है ना। तो ये सब काम इसको मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश निचली अदालतों के द्वारा माने ही जाएंगे, उसके आदेश, उसके डिक्री पूरे देश पर लागू होते हैं। तो प्लस वो अपने अंडर आने वाली अदालतों पर कंट्रोलिंग कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। ये सारी बातें इसके अंतर्गत आ जाती है। ओके, यहां तक सुप्रीम कोर्ट के अधिकार और ये सब बातें समाप्त होती है। अब एक प्रश्न आ जाए कि चूंकि हमारे देश में जो सरकार है उसके 3 पिलर, 3 अंग बताए जाते हैं। एक जिसे कहा जाता है विधायिका, लेजिस्लेचर, दूसरी जिसे कहते हैं कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी, और तीसरी होती है न्यायपालिका, जुडिशियरी। हमारे देश में ये विधायिका और कार्यपालिका का एक हिस्सा आपस में ओवरलैप होता है, यानी कि यहां आप देखेंगे कि जो सांसद हैं, सांसद का वह वर्ग जो मंत्री और प्रधानमंत्री है वो कार्यपालिका कहलाता है। लेकिन जुडिशियरी पूरी तरीके से सेपरेट रखी गई है, अलग रखी गई। अब जुडिशियरी को सेपरेट रखा गया है, यानी इसको स्वतंत्रता दी गई है। इससे ये विधायिका और कार्यपालिका से प्रभावित ना हो, न्याय का काम करे, निष्पक्ष होकर के काम करे। तो जुडिशियरी को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये प्रश्न आए कि सर्वोच्च न्यायालय या जुडिशियरी को स्वतंत्रता दी गई है, उसके समर्थन में तथ्य या तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो आपके पास वो तर्क या तथ्य या वो कौन से फैक्ट है जिनसे आप बता पाओगे कि हाँ, भारत में सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्वतंत्र है। मैं एक गाइडलाइन देता हूं, डिटेल में आपसे चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। तो पहली गाइडलाइन आती है कि इनकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट वाला क्लॉज देख लो आप, कि इनकी जो नियुक्ति है
कहने को नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बाई प्रेसिडेंट, लेकिन राष्ट्रपति नियुक्ति उन्हीं में से करेगा जिनके नाम कॉलेजियम के द्वारा फाइनल होंगे। और कॉलेजियम क्या है? चीफ जस्टिस और 4 अन्य जज। बाध्यकारी है, तो एक तरीके से इनकी नियुक्ति में स्वतंत्रता है। सरकार ने ये कहा कि नियुक्ति में पारदर्शिता लाना चाहते हैं, इसलिए संविधान में संशोधन किया और नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन ये बनाया। इसके लिए लोकसभा, राज्यसभा आधे राज्यों की असेंबलियों से भी स्वीकृति दी गई। ये बनकर के तैयार हुआ। इसमें पारदर्शिता रखने की कोशिश की गई थी। इसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, ये कहते हुए कि ये संविधान के अगेंस्ट में है। यहाँ न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति विधायिका के द्वारा हो रही है, कार्यपालिका द्वारा हो रही है, इसको निरस्त कर दिया। तो नियुक्ति में स्वतंत्रता मिली हुई है किसको? सुप्रीम कोर्ट के जजों को। सुप्रीम कोर्ट के जज या जुडिशरी के जज स्वतंत्र होकर के काम करें तो इसके लिए जरूरी होता है, किस बात की जरूरत होती है कि इन्हें सुरक्षा मिले। सुरक्षा तो मिलती है, लेकिन कैसी सुरक्षा मिले? इनके टेन्योर की, कार्यकाल की सुरक्षा मिले। इनको आज अपॉइंट किया गया है तो कल सस्पेंड ना कर दें, जैसा विभागों में होता है। तो एक बार इन्हें जज बनाया गया है तो फिर इनका कार्यकाल फिक्स है। बोला है ना 65 वर्ष की उम्र तक रहेंगे, और हटाना कोई सामान्य प्रक्रिया द्वारा नहीं है। यानी यहाँ क्या है? संसद के प्रस्ताव द्वारा, यानी रिमूवल, महाभियोग जैसी प्रक्रिया जो कठोर है, अभी तक तो किसी जज पर ये लागू ही नहीं हुई है, तो इन्हें कार्यकाल की सुरक्षा मिली हुई है। इस दृष्टि से भी ये स्वतंत्र है। यानी संविधान में वर्णन कंडीशन के अलावा और कोई आधार नहीं है इनको पद से हटाने का, है ना। फिर व्यक्ति डरता है कि अरे मेरी सैलरी घटा देंगे, मेरी सेवा शर्तें हैं उनको कम कर देंगे। तो वो भी यहाँ पर है कि इनकी जो सेवा शर्तें हैं, तो सेवा शर्तों में संशोधन कौन कर सकता है? सेवा शर्तों में एक बार नियुक्ति होने के बाद अलाभकारी ढंग से तो आप बदल ही नहीं सकते। इनके जो पैसे हैं वो आप रोक नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ कब रोक सकते हो? जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो। ये भी तो स्वतंत्रता देता है। इनके जो वेतन भत्ते हैं ये भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इस पर भारित होते हैं, यानी चार्ज्ड एक्सपेंडिचर है। इस पर संसद कोई कमी कर ही नहीं सकती है ना। इनके वेतन और भत्तों पर सिर्फ डिस्कशन कर सकते हो सांसद जो है, लेकिन कमी नहीं कर सकते। और संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, संसद सिर्फ इनको हटाने संबंधी प्रस्ताव के अलावा किसी भी जज के आचरण पर, किसी भी जज के फैसले पर कोई टिप्पणी, कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। स्वतंत्रता बनी रहे इसलिए ये भी क्लॉज जोड़ा गया है कि सेवानिवृत्त के बाद, रिटायरमेंट के बाद, है ना, प्रैक्टिस नहीं कर सकते किसी भी न्यायालय में, किसी भी प्राधिकरण में। रिटायरमेंट के बाद आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसका एक दूसरा पहलू ये है कि रिटायरमेंट के बाद ये चुनाव लड़ सकते हैं, राज्यपाल नियुक्त हो सकते हैं। स्वतंत्रता इनको इस बात से भी मिली हुई है कि ये अपने लिए जो कार्मिक हैं, स्टाफ हैं, उनकी नियुक्ति खुद करते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये जो पॉइंट है ना, जिसके समर्थन में तर्क दीजिए, तो वो समर्थन में तर्क आपके पास होना चाहिए। ओके, तो भारत की जो सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, उससे जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा टॉपिक इस लेक्चर में यहाँ आकर के समाप्त हो जाता है। अगर अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से तुलना आती है तो वो मैं आपको एक छोटे से टॉपिक में कल बता चुका हूँ, उसको आप सुन लें। और ये तरीका जो है ना, जहाँ पर एक आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर लिखा जा रहा है और आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप भी इसी तरीके से अपनी नोटबुक में बनाएंगे नोट्स, तो इससे ड्वेल रिवीजन और ड्वेल अंडरस्टैंडिंग होती है। सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, आपको समझ में आएगा। नहीं तो पीडीएफ दे दो, स्लाइड दे दो, लगता ठीक ठाक है,
या स्मार्ट पैनल के आगे घूम घूम के आपको बता रहे हैं। यहाँ आप पूरी तरीके से फोकस्ड हो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी स्क्रीन पर। मुझे लगता है ये काफ़ी इफेक्टिव मेथड है। सो अगले लेक्चर में कल फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। लाइव आप इंटरेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में जाकर के, वहां पर जो भी आपके क्वेश्चंस, जो भी क्वेरीज होंगे उनके जवाब मिलेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वहां पर भी आप हमें संपर्क कर सकते हो। तो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड लक।